और खबरें तफसील से। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 10 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत मामले की समाअत के लिए नई बेंच कायम करेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने मामले की जल्द समाअत और तयशुदा मुद्दत में समाअत की मफादे अम्मा की अर्जियों को मुस्तरद कर दिया। पेश है तफसीलात। अयोध्या तनाज़ा मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 10 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत मामले की समाअत के लिए नई बेंच कायम करेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने मामले की जल्द समाअत और तयशुदा मुद्दत में समाअत की मफादे आमा की अर्जियों को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने इस मामले की समाअत के लिए सिर्फ 60 सेकंड का वक्त लिया और किसी भी फरीक की तरफ से दलीलों को नहीं सुना। वहीं इस मौके पर जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, रोजाना मैं 1 घंटे इन फाइलों को पढ़ने में गुजारता हूं कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है या नहीं। जल्द समाअत के लिए जो दलीलें रखी जाती हैं वो अर्जी में लिखी गई दलीलों से मुख्तलिफ होती हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनवरी के माह में मामले की सुनवाई की तारीख तय की जाएगी और इस मामले को एक मुनासिब बेंच के पास भेजा जाएगा। कि जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले की रेगुलर सुनवाई करने के लिए विशेष पीठ नहीं बनी है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करके बनाएंगे और वो बेंच 10 जनवरी को गठित हो रही है जो इस केस की सुनवाई करेगी और फर्दर ऑर्डर इस केस में पास करेगी। क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो गए, एक फ्रेश बेंच बनेगी जो इस मामले की सुनवाई करेगी और वही सक्षम होगी इसमें फर्दर ऑर्डर पास करने के लिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाज इस्लाम का लाजमी हिस्सा है या नहीं के बारे में हाई कोर्ट के 1994 के फैसले को फिर से गौर फिक्र के लिए 5 रुकनी आईनी बेंच के पास भेजने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की समाअत अब 10 जनवरी को होगी। अदालत में समाअत टलने से राम भक्त नाराज नजर आ रहे हैं, जबकि बाबरी मस्जिद के फरीक इकबाल अंसारी का कहना है कि हर एक को अदालत का फैसला काबिल कबूल होना चाहिए। ये 70 साल से लगा हुआ है, ये कोई आज की तो बात है नहीं भाई। कोर्ट पे किसी का दबाव तो है नहीं कि हम उसे दबाव बना रहे हैं। कोर्ट फैसला जो भी करेगा लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे कोर्ट आज फैसला करे चाहे अभी करे, कोर्ट का ही फैसला माना जाएगा। और कोर्ट पे किसी की चलती नहीं, कोर्ट स्वतंत्र है। अगर तारीख बढ़ाई है तो अगली तारीख को फिर सुनवाई होगी, फिर देखा जाएगा। और 10 से जो सुनवाई होगी वो निर्णायक जो है कदम को पहुंचेगी। और निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि अब 10 के बाद जो है तारीख नहीं टलेगा। और यदि इसके बाद भी तारीख टल गई तो जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा था, माननीय रामनाथ कोविंद जी ने, कि देर से मिला हुआ जो है न्याय अन्याय के बराबर होता है। सर्वोच्च न्यायालय का काम ठीक है, उनको तारीख देना है, निर्णय करना है, न्याय करना है, समय लगेगा। जिसके लिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनवाया, 22 राज्यों में सरकार बनवाई, हिंदू समाज ने सब छोड़कर इनको सहयोग दिया था। उन्होंने क्या किया? सरकार से आशा रही, वो भी निराशा हुई। इसके बाद में जो आपसी समझौता रहा वो भी नहीं हो पाया। अब केवल कोर्ट की बात रही और कोर्ट ने आज निश्चित किया था कि 4 तारीख से सुनवाई करेंगे। आशा था कि प्रतिदिन सुनवाई होगी, लेकिन जिस प्रकार से इसको फिर टाल दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी समेत मुसलमानों की सभी नुमाइंदा तंजीमें बार बार ये कह रही हैं कि अयोध्या के मस्जिद मंदिर मामले में अदालत उज़्मा का फैसला काबिल कबूल होगा। लेकिन मुकदमे का दूसरा हरीफ आस्था और लोगों के मजहबी जज्बात की बुनियाद पर मुसलसल बयानबाजी कर रहा है, जिससे समाज में इंतशार और बदअमनी को फरोग मिल रहा है। इस बदलते मंजरनामे पर लखनऊ से पेश है तारिक कमर की एक खास रिपोर्ट। अयोध्या के तारीखी मुकदमे की अगली समाअत अब 10 जनवरी को होनी है। एक तरफ तो मुकदमा अदालत में ज़ेरे समाअत है, दूसरी तरफ आस्था के नाम पर मंदिर बनाने के नारे और तहरीकात भी जारी हैं। ये धर्म है या हर धर्मी? रामविलास वेदांती के मुताबिक कांग्रेस राम मंदिर तामीर में रुकावट डाल रही है। संतों के पास मंदिर तामीर के अपने फॉर्मूले हैं। कुछ शिद्दत पसंद लोग ये भी कहते हैं कि फैसला कुछ भी हो, मंदिर तो वहीं बनेगा। सवाल ये है कि अदालत का एहतराम सिर्फ एक तबके के लोग करेंगे या ये मुल्क के हर बाशिंदे पर फर्ज है? जो कुछ तशद्दुद पसंद तंजीमें और उनके लीडरान तरह तरह के इश्तियाल अंगेज़ और भड़काऊ बयानात देते हैं,
उस पर हम लोगों को रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग अगर उस पर रिएक्ट करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उन्हीं को फ़ायदा पहुंचता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि उनके इन बयानात को नज़रअंदाज करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ा जाए। मेरा मौक़िफ़, हमारी जमीयत का मौक़िफ़ सबका यही है कि जो भी कोर्ट फैसला करेगी हम उसे मानेंगे और उसी पर सबको चलना है, क्योंकि अदालत का फैसले को कोई इनकार कर नहीं सकता। अब जो लोग इसको ना माने वो बात अलग है, लेकिन हमारे जमीयत का खुला हुआ और मैं दीन का खुला हुआ ये वो है कि जो भी अदालत फैसला करेगी हम उसको मानेंगे। शिद्दत पसंद लोगों की जानिब से जो कुछ बयानात आ रहे हैं, भले ही अदालत इनसे मुतासिर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं समाज पर इन बयानात का असर जरूर पड़ता है। इन लोगों को, जो उनके उकसाए हुए लोग हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या कोई और सेना हो, उन लोगों को अपने काबू में करें और उनको कहें कि कानून की हुक्मरानी है इस मुल्क में, कानून चलेगा, कोई आस्था नहीं चलती है। तो इसलिए ये आज भी आँख खोलने की ज़रूरत है हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर को भी। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये हमारे लिए नहीं ख़तरनाक है, मुल्क के लिए, सूबे के लिए। तो ये इनको सबक लेना चाहिए और आंखें खोल देना चाहिए कि कहाँ ले जा रहे हैं मुल्क। जफरयाब जिलानी ये तो कहते हैं कि अदालत का एहतराम किया जाएगा, अदालत का कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा, लेकिन कुछ लोगों के गैर दस्तूरी बयानात पर ये सवाल भी उठाते हैं कि ये मुल्क आस्था से चलेगा या कानून से। बात चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हो, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की या फिर जमाअतुल उलमा की, ये तीनों अहम तंजीमें इसी मौक़िफ़ की तर्जुमानी कर रही हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अदालत का फ़ैसला ही काबिल कबूल होगा। अदालत के बाहर जो कुछ भी बयानबाजी की जा रही है, इस पर तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है और ये बाइस अफसोस भी है। मंजरनामा तब्दील करने की ज़रूरत है, अदालत उज़्मा के एहतराम की ज़रूरत है, और अगर इस सिलसिले को बंद नहीं किया गया तो नतीजा कुछ भी हो, लेकिन समाज में एक इंतशार ज़रूर पैदा हो जाएगा। लिहाजा दरख्वास्तें भी की जा रही हैं कि बाहर जो बयानबाजी की जा रही है उसको नज़रअंदाज किया जाए और सिर्फ़ अदालत के फ़ैसले पर ही तमाम तर लोगों को अपना जहन मरकूज़ करना चाहिए और अदालत का जो फ़ैसला हो उसी को कबूल भी करना चाहिए। कैमरामैन SK वर्मा के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। और पेश है आज का बेसाख्ता। दर्द इतना न पालिए साहब, बात इतनी न टालिए साहब। दर्द इतना न पालिए साहब, बात इतनी न टालिए साहब। कोई मंजिल तो ढूंढिए आखिर, कोई मंजिल तो ढूंढिए आखिर, कोई रास्ता निकालिए साहब। कोई मंजिल तो ढूंढिए आखिर, कोई रास्ता निकालिए साहब। बात इतनी न टालिए साहब, दर्द इतना न पालिए साहब। कोई रास्ता निकालिए साहब, कोई रास्ता निकालिए साहब। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुश्तबा दहशतगर्द नईम को 10 दिनों की एनआईए तहवील में भेज दिया है। एनआईए नईम से पूछताछ करेगी कि कहां हथियार की सप्लाई कहां कहां की जाती थी। वजह है कि नईम को एनआईए ने जुमेरात को गिरफ्तार किया था। नईम हापुड़ से पकड़े गए मुश्तबा दहशतगर्द साकिब का रिश्तेदार है। जयपुर में कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाने के बाद अब आज वजीर अक़लियती फलाह साले मोहम्मद ने एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में महकमे अक़लियती फलाह को बेहतर तरीके से समझने के लिए इन्होंने महकमे के ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अक़लियती तबके के मफादात में रियासती हुकूमत के जरिए चलाई जा रही फलाही स्कीमों का फायदा समाज के आखिरी शख्स तक पहुंचना चाहिए।
मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद जौहर अली की बरसी पर कानपुर में तंजीम की जानिब से इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। तंजीम के आला ओहदेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि अजीम शख्सियत को कौम ने फरामोश कर दिया है। तंजीम के जिम्मेदारों ने कहा कि जिस कांग्रेस के मौलाना रियासती सदर रहे, उसी कांग्रेस ने आज उन्हें फरामोश किया है। मात्र एक व्यक्ति जिसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते हैं, उसको भेजा गया था लंदन में, और लंदन में उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी थी और वहीं उनका इंतकाल हो गया था, वहीं उनका विसाल हो गया था। उसके बावजूद जो राष्ट्र हित में अपने प्राणों की आहुति दे दी उस व्यक्ति को, और सबसे बड़ा अफसोस का विषय तो ये है कि जिस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उस कांग्रेस ने आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर को भुला दिया, फरामोश कर दिया। अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस के पास ही समय नहीं है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपनी नाक़िस कारकर्दगी के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहता है। बोर्ड की नाक़िस कारकर्दगी के सबब न सिर्फ वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जे बढ़ रहे हैं, बल्कि स्टाफ की कमी के सबब भी बोर्ड काम करने से कासिर है। पेश है खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश रियासत का क़याम 1 नवंबर 1956 को अमल में आया था, लेकिन एमपी में वक्फ बोर्ड का क़याम 1961 में अमल में आया था। बोर्ड के क़याम के वक्त बोर्ड की जरूरत के लिए जो मुलाजमीन की तकर्री की गई, उस वक्त उनकी तादाद 90 थी, लेकिन मौजूदा में ये तादाद घटकर 40 हो गई है। अलमिया ये है कि जो मुलाजमीन रिटायर हुए, उनकी जगह आज तक नए मुलाजमीन की तकर्री नहीं की गई। इस मामले पर मुस्लिम तंजीमें क्या कहती हैं, आप भी सुनिए। हमारे जो अक़लियती इदारे हैं, इनमें असल में सर्विस रूल्स नहीं है, और जब भर्ती नियम नहीं है तो उसकी वजह से तमाम मसाइल पैदा होते हैं। अगर यहाँ कुछ भर्ती कर भी ली जाती है अपने स्तर पर, तो वो शासन स्तर पर जाके उसको मुस्तरद कर दिया जाता है। तो कम से कम अक़लियती इदारों में भी भर्ती नियम होना चाहिए, और जो कमी है स्टाफ की, उसकी वजह से काम मुतासर होते हैं, तो नई भर्ती भी होना चाहिए। नई सरकार से यही उम्मीद है कि जो काम रुके हुए हैं कर्मचारियों की कमी की वजह से, वो काम पूरे हों, तो उसके लिए ज़रूरी जो स्टाफ की यहाँ होना चाहिए, उसकी भर्ती की जाए। यहाँ वक्फ बोर्ड इतना बड़ा पूरा मध्य प्रदेश स्तर का एक इदारा है, और इसके लिए जो ज़रूरी काम यहाँ से होते हैं, वो कर्मचारी होंगे तो ही हो पाएंगे। बोर्ड के जिम्मेदारान भी इस बात को मानते हैं कि मुलाजमीन की कमी की वजह से बोर्ड का काम बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहा है। हमारे यहाँ करीब एग्जैक्ट तो देखना पड़ेगा, लेकिन करीब 90 के लगभग पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें से अभी हमारे यहाँ 40 के लगभग ही काम कर रहे हैं। 50 पोस्ट खाली है। तो किन दिक्कतों का गुजरना पड़ता है आपको? अब काम में डिले होता है। बस एक जो स्टाफ है उसके पास 2-2, 3-3 संभाग के रजिस्ट्रेशन का काम है, तो वो थोड़ा काम तो प्रभावित होता है। यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपने शासन को लिखा कि हाँ, लिखा है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि बोर्ड का क़याम 1961 में जरूर अमल में आया था, लेकिन आज तक बोर्ड में सर्विस रोल का निफाज नहीं किया जा सका। यहाँ पर जो भी मुलाजमीन काम करते हैं, उनकी मुलाजमत का इन्हिसार बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ की ईमा पर होता है। बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ खुश हैं तो नौकरी जारी रहती है, नहीं तो किसको कब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ये किसी को खबर नहीं होती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। गुजरात से सफर हज पर जाने की तमाम तैयारियां जारी हैं। गुजरात से इमसाल 33,546 दरख्वास्तें भी जमा की जा चुकी हैं। गांधीनगर में 7 जनवरी को आज़मीन हज का ड्रॉ प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। ऐसे में गुजरात हज कमेटी की बॉडी व चेयरमैन की तकर्री न होने की वजह से हुकूमत पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और अब इस मामले को लेकर कांग्रेस तर्जुमान बदरुद्दीन शेख जल्द ही हाई कोर्ट में PIL दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। हज कमेटी जिसकी प्रोसीजर तो कब से शुरू हो चुकी है, मैं मानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हाजी गुजरात से जा रहे हैं। उसके बावजूद भी हज कमेटी नहीं है, इसके चेयरमैन नहीं है, प्रोसीजर कौन करेगा? मैं मानता हूँ कि सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए, नहीं तो फिर हम कायदे के रूप से भी इनके सामने पिटिशन करेंगे। कुछ मुल्की सतह के इदारे ऐसे हैं और कुछ रियासती सतह के इदारे ऐसे हैं कि जिसकी तश्कील आइन के तहत होती है। हज कमेटी की तश्कील भी जो है वो आइन के तहत हुई है, तो ये तौहीन आइन है। अब इसका एहसास काश सरकारी अमलदारों को हो जाए, जो लोग सरकार में बैठे हैं या जो जिम्मेदार हैं या जो भाजपा सरकार के करीब के जो मुसलमान लोग हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए
कि हाजमीन हज को कितनी मुश्किल होगी। अक़लियतों की तरक्की के लिए काम करने वाले इदारों को क्या मरकजी हुकूमत नजरअंदाज कर रही है? ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हुकूमत ने पार्लियामेंट में जो जानकारी दी है वो इस जानिब इशारा कर रही है। पेश खास रिपोर्ट। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक 2014 के बाद अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए काम करने वाली NGOs की सरकारी फंडिंग में काफी गिरावट आई है। हुकूमत ने लोकसभा में बताया कि गुज़िश्ता 4 बरसों में मौलाना आजाद फाउंडेशन के जरिए ग्रांट हासिल करने वाली गैर सरकारी तंजीमों की तादाद महज 48 रह गई है, जो कि गुज़िश्ता बरस 77 थी। साल 2015-16 77 NGOs को 8 करोड़ 41 लाख रुपए किए गए जारी। साल 2016-17 40 NGOs को 6 करोड़ 92 लाख रुपए जारी किए गए। साल 2017-18 13 तंजीमों को 2 करोड़ 49 लाख रुपए तालीम के लिए दिए गए। साल 2018-19 14 दिसंबर तक 48 NGOs को 7 करोड़ 32 लाख रुपए दिए गए। इस पूरे मामले पर मुस्लिम तंजीमें तशवीश का इजहार कर रही हैं। बजट एलोकेशन एक बात है और अमल दरामदी दूसरी बात है। पिछले 4 बजटों के बाद जब भी हमने देखा है एलोकेशन कुछ हुआ है और उसका जो खर्च किया गया है उसमें एक बड़ा फ़र्क हमेशा रहा है। मैं समझता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह नाकाम हुए हैं। मोदी सरकार पूरी तरह नाकाम हुई है। इन मायनों के अंदर पार्लियामेंट में एक वादा किया गया कि ये सब काम होंगे, लेकिन एहतसाब उनको करना चाहिए कि क्यों नहीं हुए। और उसकी सिर्फ एक वजह है जो मैं समझता हूँ, और वजह सिर्फ ये है कि जो उनका नारा है सबका साथ और सबका विकास, वो खोखला नारा है। उनको मालूम है कि जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें बराबर ये बात चलती रहती है कि इतनी अनाउंसमेंट हुई है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए और मुतमईन रखने के लिए वो अनाउंसमेंट तो जग को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामदी जो है वो नहीं होने देते। ये एक अफसोसनाक पहलू है इस हुकूमत का, जहाँ तक अक़लियतों की फलाह बहबूदगी के ताल्लुक़ से जो स्कीमें हैं उनके निफाज का ताल्लुक़ है। गुज़िश्ता 4 सालों में समाजी तंजीमों को होने वाली फंडिंग में 30% की कमी आई है, तो वहीं गुज़िश्ता 4 बरसों में 178 तंजीमों को मुल्क भर में तालीम के मेयार को बुलंद करने के लिए 25 करोड़ रुपये ही मुख्तस किए गए। 4 सालों में सबसे ज्यादा मुरादाबाद को 1 करोड़ 64 लाख रुपये, तो मुल्क के सबसे पसमानदा जिला मेवात को 1 करोड़ 58 लाख रुपये ही तालीम के लिए दिए गए। मगरबी बंगाल को 4 बरसों में सिर्फ 22 लाख रुपये, जबकि उत्तराखंड को 91 लाख रुपये, तेलंगाना को 30 लाख रुपये, तमिलनाडु को 15 लाख रुपये, मध्य प्रदेश को 10 लाख रुपये, केरल को 89 लाख और राजस्थान को 45 लाख रुपये दिए गए। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 9 करोड़ 46 लाख रुपये फंड दिए गए, जबकि महाराष्ट्र को 4 करोड़ 46 लाख रुपये फराहम कराए गए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।